हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स पाठशाला में। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसके बगैर आपका एग्जाम अधूरी है। और टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि हर बार आपके एग्जाम में आता है। ध्यान से सुनना, इस चीज को कई बच्चे नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। वो समझते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल चीज तुम्हारा मैथ में होता है। नहीं भैया, साइंस में भी होता है। आज आपको पता चल जाए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन साइंस में इतना इजी कैसे है, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुश्किल का सवाल ही पता नहीं होता। कोई सवाल मुश्किल होता है भूल जाओगे। तो चलिए, आज मैं पढ़ाने वाला हूं F बराबर R/2, यानी दर्पण के जो ये तुम्हारा फोकस और त्रिज्या के बीच जो संबंध है, इसको दर्पण में सिद्ध करके बताना है कि कैसे है, क्यों है और इसके कारण क्या है। बाबू भाई, सबको एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, सीधे दिमाग में घुस जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखो, F बराबर R/2 जो है, इसको दर्पण में सिद्ध करने के लिए हमें दर्पण चूज करना पड़ेगा, क्योंकि दर्पण दो हुए हैं, अवतल और उत्तल में। तो सबसे पहले हम चूज करते हैं बाबू भाई कि अवतल में सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं तुम्हारी मर्जी के हिसाब से कि बाबू, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं कि अवतल दर्पण में F बराबर सिद्ध करें। क्वेश्चन तुम्हारा यह है कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को सिद्ध करूं या फिर R बराबर 2F को सिद्ध करूं। दोनों में से कोई एक है ना। ये सूत्र तो सेम ही है। होना चाहिए कि अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है और कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले सिद्ध करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सिद्ध करने से पहले कुछ चिन्ह परिपाटी को जानना जरूरी है ना जी। अब चिन्ह परिपाटी कैसे होता है, परिपाटी किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा करके नोट कर लो, चिन्ह परिपाटी में हम ये पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, बस इतना से याद रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बोलो ना भाई। तीसरा बात हमें याद रखना है कि दर्पण के बाएं तरफ दर्पण के बाएं तरफ की दूरी धनात्मक ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगर दर्पण के बाएं तरफ है, मान लो कि ये दर्पण है, मानने में क्या जाता है, मान लो ये दर्पण है और ये दर्पण का मान लीजिए कुछ भी है, इसके बाएं तरफ की दूरी जो रहेगा ना भाई, वो ऋणात्मक होगा। क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। अगर इसकी दाएं तरफ की दूरी, ये वाला दाएं तरफ है, देखो मेरा हाथ है, सॉरी ऐसे करें, मेरा हाथ है,
ये दाएं तरफ की दूरी जितना होगा इसे क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। बाएं तरफ की दूरी जितना होगा इसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। बस इतना से याद रखना है, ज्यादा क्या टेंशन ले रहा है, तुम टेंशन ले रहे हो मेरे होते हुए। गलत बात बाबू, गलत बात। ये फालतू बात मत बोला करो, बहुत ही ज्यादा दुख होता है तुम्हारी ये सब बात सुन के। चलो अब तथा दाएं तरफ की दूरी, दाएं तरफ की दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है, दाएं तरफ की दूरी क्या होती है बाबू भाई, धनात्मक होती है। बस इतना याद रखना है, क्या दिक्कत है रे, इतना सही तो है। अब आते हैं तुम्हारे दर्पण में, किसमें आते हैं, दर्पण में। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में F बराबर R/2 या R बराबर 2F सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, किस में करना है, अवतल दर्पण में करना है। आओ सबसे पहले हम इसे क्या बना लेते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बाबू, अवतल दर्पण बना लेते हैं। देखो यहाँ पे जो अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है बाबू, इसके बाहर में ऐसा करके पेंट किया हुआ है। क्या क्या हुआ, पेंट किया हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। बीच में से एक प्रधान अक्ष जाएगा, क्या जाएगा, बीच में से एक प्रधान अक्ष गया। ठीक है, अब एक बात बताए, एक हमने बात बताया था कि जब भी कोई प्रकाश की किरणें या फिर जब भी दर्पण के सामने कोई भी वस्तु को रखते हैं तो सबसे पहला उस वस्तु की जो किरणें जाती हैं वो प्रधान अक्ष के समांतर जाती है। और जैसे प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी तो किससे होते हुए गुजरेगी, फोकस से होते हुए गुजरेगी। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कोई किरण लेकर आता हूं, यहाँ पे ये सीधे F से होते हुए गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, F से होते हुए गुजरेगी। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा, बस इतना ही करना है। कहां से होते हुए गुजर गया बाबू, ये F से होते हुए गुजर गया। कहां से गुजर गया, F से होते हुए गुजर गया। यहाँ पे इसका एक केंद्र है, क्या है, यहाँ पे केंद्र है। तो केंद्र के सामने एक रेखा जाएगा जो अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसका, अभिलंब कहलाएगा। यहां से ये रेखा जाएगा सीधे जाके यहाँ पे मिलेगा। कैसा है ये, सीधा जाके कहाँ पे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई किरण आया, यहाँ से गया, तो यहाँ पे जो इसके बीच में जो किरण बनेगा वो इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब एक बात बताओ, आपतित किरण, जैसे तुम यहाँ पे देखोगे ये जो किरण यहाँ पे आया इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ये जो किरण यहाँ से गया टकराने के बाद इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो अभिलंब जब बीच में से होता है ना वो 90 डिग्री में, उसके बीच में दो कोण बनता है। कितना कोण बनता है, दो कोण बनता है। यहाँ पे इसको आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को छोटी आर से दर्शाते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है, समझिए। अरे इतना तो जानते ही हो। अब मैं इस दर्पण का नाम रखता हूं यम और एम डेज। क्या नाम रखता हूं इसका, यम और एम डेज रख देता हूं। इस दर्पण का नाम बड़े प्यार से मैं रखता हूं
एम और एम डेज, क्योंकि मिरर मतलब दर्पण होता है, इसलिए इसका नाम क्या रहते हैं, एम और एम डेज रहते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक दर्पण बनाना है, दर्पण के सामने एक प्रधान अक्ष खींचना है और प्रधान अक्ष के जस्ट समांतर एक किरण लेके जाना है और फोकस से होते हुए इसको लेके आ जाना है। और जैसे ही फोकस से होते हुए आएगी उसके बीच में से एक अभिलंब जाएगी जो दो कोण में बांटेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, बड़े प्यार से कह रहा हूँ, समझा करो इस बात को। अब जो जो काम हमने यहाँ पे किया, जो जो मंत्र हमने यहाँ पे मारे, उसी चीज को कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख देना है। कहाँ पे लिखना है बाबू, यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे लिखना है सबसे पहली बात वर्णन। क्या लिखना है, वर्णन। वर्णन में क्या लिखेंगे हम अपनी मर्जी से कि माना एम डेज एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब एक बात है, इसमें बहुत सारा चीज छूटा हुआ हो, ठीक। अगर मैं, जैसे यहाँ पे ध्रुव होता है, क्या होता है यहाँ पे, ध्रुव होता है, ध्रुव को किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। यहां से कोई आपतित किरण गया, इसका नाम मैं ए और इसका नाम मैं बी रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ, इसका नाम बी रख देता हूँ। जिसका ध्रुव पी तथा फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी है। इसको कुछ ऐसा कर लिखना है, जैसे यहाँ पे दर्पण हमने एम और एम डेज माना है, जिसका ध्रुव पी है और इसका वक्रता केंद्र जो सी है, बस इतना सा लिखे हैं। आगे लिखो क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे एक आपतित किरण खींचा जिसका नाम ए बी है और परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए गुजरा है, लिख देंगे ना, बस इतना सही तो करना है बाबू भाई। फिर ए बी एक आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से फोकस एफ से होकर गुजरती है। ये जो आपतित किरण ये भी है जो परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है, जैसा कि चित्र में दिखता है। जैसा कि चित्र में दिखता है। अब इसके मेन मुद्दे पर आते हैं कि भाई साहब इतना तो हो गया, अब क्या करना है। देखो यहाँ पे एक कोण है बहू, यहाँ पे दो कोण है आर है, यहाँ पे इस कोण का नाम अगर मैं यू मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, इसका नाम यू मान लेता हूँ। तुम यहाँ पे क्या मान सकते हो, जैसे यहाँ पे एक मान लो, दो मान लो, यहाँ पे तीन मान लो, तुम्हारे मर्जी, तुम जैसे मानो वैसे चलेगा। लेकिन हमने क्या किया कि पहले इसमें आई और आर मान लिए, कोई गड़बड़ तो है नहीं, है ना जी। फिर इसमें यू मान लेंगे। अगर हम अक्षर में कोण को मानेंगे तो हमें अक्षर पे ही मानना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं संख्या पे मानूंगा तो संख्या पे मुझे मानना चाहिए, है ना। इसमें मैं अक्षर पे मान रहा हूँ तो मैं इसमें भी अक्षर पे माना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आते हैं इसका परमाण पे। अब हल पे आ जाओ भाई, इस पे आ जाओ, हल पे आ जाओ, आ गया हल पे, हल पे आ गया। अब इसके परमाण पे देखो कि परमाण क्या कहलाता है इसका। देखो यहाँ पे जब तुम इस चीज को ध्यान से देखोगे, बिल्कुल ध्यान से देखो, बेहतरीन तरीके से देखो कि यहाँ पे जैसे तुम्हारा आपतित किरण गया, यहाँ पे तुम्हारा परावर्तित किरण आया,
आने के बाद तुम यहाँ पे देखो कि कौन आई बराबर कौन आर बराबर नहीं होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये तुम्हारा आपतन कोण है बाबू, ये तुम्हारा क्या परावर्तन कोण है, दोनों कोण क्या बराबर नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। कहां से मिल गया, कहां से मिल गया, जल्दी बताओ कहां से मिल गया, परावर्तन नियम से। कौन से नियम से मिल गया बाबू, परावर्तन नियम से मिल गया तुमको। कोई दिक्कत परेशानी होगा तो जल्दी बताना है, बिल्कुल शर्म नहीं करना। ये क्या है, समीकरण एक है, क्या है ये। अब एक और कोण लेके आना है, एक और चीज मिल जाएगा तो इसको क्या कर देना है, सिद्ध कर देना है। अब तुम यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे देखो, मैं क्यों देखने जाऊंगा, मैं तो कोई है नहीं, है ना जी। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये क्या है, समांतर किरण है। ये क्या है, समांतर किरण है। ये क्या है, प्रधान अक्ष है, और प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण है। जैसे मैं मान लू ये प्रधान अक्ष है, ये क्या है, प्रधान अक्ष, ध्यान से समझिए बात को। ये क्या है, प्रधान अक्ष है, इसके ऊपर में एक समांतर किरण ऐसा करके गया बाबू, गया, तुम्हें दिख रहा है, ये गया ऐसा करके। इसके बीच में ऐसा करके जो है एक अभिलंब है, क्या है ये, अभिलंब है। क्या है इसके बीच में, अभिलंब है। इसके बीच में जो अभिलंब है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या रहेगा, बराबर होगा। कैसे होगा, एकांतर कोण है। अगर ये तुम्हारा समांतर किरण है, इसके समांतर कोई और एक किरण है, बीच में जो भी रेखा रहेगा ना बाबू, तो ये वाला कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर, उसे एकांतर कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो आओ इस नियम को समझते हैं कि कोण आई बराबर कोण यू, कोण आई बराबर कोण यू, किस नियम से, एकांतर कोण, एकांतर कोण, समीकरण 2 से, समीकरण नियम से आ रहा है बाबू, एकांतर कोण से नियम आ रहे हैं, है ना। अब आते हैं, जब दो कोण ऐसे आ गया तो इसमें मैं लिख सकता हूं, इसमें मैं तुमसे कह सकता हूं कि अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से, ज्यादा ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन है वैसा दिमाग लगाओगे ना, बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है, हल्का दिमाग लगाओ, है ना जी। अब यहाँ पे देखो कि समीकरण 1 में कोण आई बराबर कोण आर है, कोण आई बराबर कोण आर है, तो समीकरण 2 में देखो कोण आई बराबर कोण यू है। बाबू भाई जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर रहेगा तो क्या इसके राइट हैंड साइड बराबर नहीं रहेगा। अगर इसके बाएं तरफ बराबर है तो दाएं तरफ बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि जैसे आई आई बराबर है, इसकी इधर वाला आर बराबर यू हो जाएगा, आर बराबर यू हो जाएगा, बोलो ठीक है। जब ये तुम्हारा बराबर हो गया, जब ये तुम्हारा बराबर हो गया, तुम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो मैं कह रहा हूं, अगर तुम इस चीज को देखोगे सी बी एफ, जैसे कोण यू बराबर कोण आर हो गया, वो कोण यू बराबर कोण आर क्या है, दोनों बराबर है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो बी एफ सी, ये तीनों जो अगर मिलेगा तो क्या तुमको ऐसा करके, क्या तुमको ऐसा करके एक त्रिभुज नहीं दिख रहा है बाबू, क्या तुमको ऐसा करके एक त्रिभुज नहीं दिख रहा है बाबू, ये बीच वाला को उतार के लेकर आ जाओ, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो जब ये तुम्हारा त्रिभुज की ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों जब बराबर रहते हैं, तो त्रिभुज का एक नियम कहता है, अगर दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजा बराबर होते हैं। तुम लोग बड़े प्यारा सा बच्चे हो, तुमको समझ में आता है कि इस कोण के सामने जो बी एफ वाला भुजा है, ये क्या रहेगा, इसके बराबर होगा। इस कोण के सामने में जो सी एफ वाला भुजा है, दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि बी एफ बराबर में सी एफ, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, कह सकता हूँ ना। बस यही चीज को कहने के लिए तुमको तो कह रहा हूं मैं, कह दो ना। जब मैं कह सकता हूं तो मैं इसको यहाँ पे नहीं कह सकता, कह देता हूं। फिर इसको क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे तुम्हारा, मैं क्या कहता हूँ, दूसरे पेज में जाते हैं, मजा आ जाएगा। पहला पेज में कितना पढ़ेंगे यार, है उतना कलम बचा के करोगे क्या, है ना जी। चलो इसको दूसरा पेज में लेके चलते हैं। चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक, ठीक, इसको कोने पर रख दिया, ठीक है। सबसे पहले अब मैं क्या करता हूं कि अब त्रिभुज, यहां पे त्रिभुज को देखो सी बी एफ में, सी बी
एफ में। जब त्रिभुज सी बी एफ में आएंगे तो यहाँ पे तुम देखो कि कौन आर बराबर कौन यू, क्या बराबर नहीं है, बराबर है ना जी। तो इसको बराबर कर दो कि कौन आर बराबर कौन आर बराबर कौन यू, दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों बराबर होते हैं तो दोनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका दोनों भुजा का नाम क्या है, यहाँ पे देखो बी एफ बराबर सी एफ, या फिर सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ पे एक पॉइंट और करना है बाबू। इसे तुम क्या मान सकते हो, समीकरण 3 मान लो, समीकरण 3 मान लो। यहाँ पे देखो तुम, अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे तुम्हारा जो बी एफ है, वो ये जो बी एफ है, अगर ऐसा कर दूं और यहाँ से तुम्हारा एफ है, ये है तुम्हारा क्या एफ है, ये पी है, और यहाँ से यहाँ तक बी है। ये बी वाला अगर यहाँ पे धीरे 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 आएगा तो आते आते कहाँ पे आएगा, एफ पे आएगा। तो मैं कह सकता हूँ बी एफ जो है पी एफ के बराबर है, बी एफ जो है पी एफ के बराबर है, क्योंकि बी एफ किसके ऊपर रखा हुआ है, दर्पण के ऊपर रखा हुआ है ना जी। क्योंकि दर्पण का द्वारा छोटा है इसीलिए पी से ऊपर में बी रखा गया है। हालांकि पी के ऊपर में तुम्हारा बी बैठेगा, लेकिन दर्पण छोटा है, तुम्हें समझाने के लिए बी को ऊपर में रखे हैं। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तुम देखोगे ये जो बी है पी पे होना चाहिए, बी जो है पी पे होना चाहिए। यहाँ पे देखो, क्योंकि दर्पण के द्वारा छोटा है इसीलिए पी एफ बराबर बी एफ। ये क्या है, समीकरण 4 है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, ये क्या है, समीकरण 4 है। समीकरण 3 और समीकरण 4 को दोनों को क्या करो, एक साथ मिला दो। यहाँ पे देखो भाई, अब यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं क्योंकि मेरा मूड चेंज हो गया है। अब समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 को बड़े ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पे तुम देखोगे राइट हैंड साइड में इसमें भी बी एफ है, क्या ये बी एफ है। इसमें भी देखोगे, इसमें भी क्या है, बी एफ है। दोनों समीकरण के पास बी एफ है, तुम्हारे पास नहीं। बड़ा दुख होता है भाई तुम्हारा। हो जाएगा, सही से पढ़ो समीकरण 4 से। यहाँ पे अगर तुम देखोगे राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो भाई साहब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं तो नहीं कहूंगा, क्यों मैं कहूंगा, मैं क्यों कहने जाऊँ, मैं तो कहूंगा ही, मैं क्यों बोलूंगा। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ कह सकता हूँ ना। कहने में कौन सी बुराई, कौन रोक सकता है मुझे, कौन रोकेगा। यहाँ पे सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ हो गया ना। सारा खेल यहीं पे आके अटक गया भाई, पूरा खेल तो यही है। आओ यहाँ पे समझाते हैं कि सी एफ बराबर पी एफ क्या होते हैं। दोनों बराबर है। अब जब क्या है बाबू, ये दोनों बराबर है, ये रेखाओं को मैंने अलग कर दिया, ये रेखाओं का भी एक अलग करके दिखाते हैं। यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पी है। तो बाबू भाई अगर तुम्हारा ये वाला रेखा इस रेखा के बराबर है तो दोनों रेखा को जोड़ने के बाद क्या सीपी के बराबर नहीं होगा। मैं तो समझा नहीं, कैसे समझेगा दिमाग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एफ है। तो एफ और ए दोनों क्या आपस में बराबर है, दोनों क्या बराबर है। अगर मैं सी एफ को यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी लूं, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। मैं वही चीज कह रहा हूं कि सी एफ उधर कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे पी सी लिखता हूँ, पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, दोनों क्या रहेगा, बराबर हो गया। दोनों क्या होगा, प्लस में जोड़ना पड़ेगा मामा। अब तुम यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो बाबू, मैं तुमको ज्यादा ध्यान से नहीं कह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। सी एफ बराबर पी एफ है ना,
तो जहां पे तुम्हारा पी एफ है, जहां पे तुम्हारा पी एफ है वहां पे हम सी एफ रख सकते हैं, या फिर जहां पे सी एफ है वहां पे हम लोग क्या रख सकते हैं, पी एफ रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ना कि पी सी बराबर पी एफ प्लस में पी एफ। ठीक है, अब आते हैं इसके चिन्ह परिपाटी में, किसमें आते हैं बाबू, चिन्ह परिपाटी में। चिन्ह परिपाटी में कहता है तुमको चिन्ह परिपाटी में कहता है कि पी सी बराबर और पी एफ बराबर, देखो यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम, पी से लेकर केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वो वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को बड़ी आर से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, बड़ी आर से दर्शाते हैं। और पी एफ यहां से लेकर यहां तक की दूरी को बाबू फोकस कहते हैं, फोकस को एफ से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं। अब तुम यहाँ पे देखो पी सी की जगह पे मैं आर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, पी एफ की जगह पे मैं एफ रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है इस पी एफ की जगह में मैं एफ रख सकता हूँ। तो आर बराबर क्या मैं यहाँ पे 2f लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आर बराबर 2f लिख सकता हूँ मैं, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई नहीं मना कर सकता तुम्हें। ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। तुम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तुम्हें क्या कह रहा था, एफ बराबर आर बाई टू या आर बराबर 2f। देखो आर बराबर 2f आ गया ना, तो एफ बराबर आर बाई टू भी आ जाएगा। अगर मैं इस टू को देखो यहाँ पे ये क्या है, गुना पे है, बराबर के इधर जैसे ही करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा एफ बराबर आर बाई टू आएगा। बाबू भाई क्यों नहीं समझते तुम इस बात को, क्यों नहीं समझते हो तुम इस बात को, ये दोनों आ गया, ये दोनों आ गया। कैसा लगा, कैसा लगा, बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल आसान सा है। तुम्हें एक तरफ से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, देखो क्वेश्चन ऐसे रहेगा बाबू, यहाँ पे एक चित्र बना देना है, चित्र को देखते हुए तुम्हें उसको जैसे जैसे बनाया वैसा करके थोड़ा सा लिख देना है। यहाँ पे क्या करना है कि प्रमाण दे देना है कि कौन आई बराबर कौन आर, परिवर्तन के नियम से, आई बराबर कौन यू, एक अंदर कौन के नियम से। इस तरीके से फिर इन दोनों को जब हम ये करेंगे तो फिर आर बराबर यू आया। और जब भी किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजा बराबर होते हैं। जैसे ही मैंने इस दो भुजा को बराबर कर दिया बाबू, तो दो भुजा आपस में ऐसा करके बराबर होते 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 ऐसा आ गया। एक बार में समझ में नहीं आ रहा, कॉपी में उतारिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। आते हैं अभी फिर उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण इससे भी इजी है, क्या बताऊं मैं, बता ही नहीं सकता कितना इजी है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू या आर बराबर 2f। पहले हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण का चित्र कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण के बीचों बीच में से एक लकीर जाएगा, उत्तल दर्पण के बीचों बीच में से एक लकीर जाएगा बाबू भाई, जिसका नाम होगा प्रधान अक्ष। क्या नाम होगा इसका, जस्ट इसके सामने से और एक लकीर जाएगा, फिर ये इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लकीर जाता हुआ प्रतीत होगा, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, इधर आया। देखो सबसे पहले हमने एक बात बताए थे कि अगर कोई प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जा रहा है तो दर्पण में टकराने के बाद जो परावर्तन होगा फोकस होते हुए गुजरेगा। यहाँ पे देखो जब भी ये दर्पण के समांतर गया तो जाने के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा वो एफ होगा। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि फोकस से गुजरता नहीं है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डॉट डॉट चिन्ह लगा हुआ है, नहीं समझे। अब यहाँ पे एक अभिलंब गया, अभिलंब जो जाके कहाँ पे मिलेगा, सीधे केंद्र पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, केंद्र पे जाएगा। बस इतना। आपतित किरण और परावर्तित किरण, जैसे मान लेते हैं, मैं इसको एक मान लेता हूँ, इस कोण का नाम मैं दूसरे कलम से लिख लेता हूँ, इस कोण का नाम मैं रखता हूँ एक, इसका नाम रखता हूँ टू, इसका नाम रखता हूँ थ्री, इसका नाम रखता हूँ चार। कोण का नाम है, ठीक है, इतना याद रहेगा। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस कोण का नाम रखता हूँ मैं चार।
अब इसको क्या करना है, जैसे यहाँ पे तुम जो जो चीज यहाँ पे किए हो उस चीज का क्या करना, प्रमाण कर देना। कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में करना है, तो सबसे पहले उसका चित्र बनाना है। जैसे तुम उसका चित्र बना दोगे ऐसा करके, फिर उसी का क्या कर देना है बाबू, उसी का क्या कर देना है, वर्णन कर देना है। क्या कर देना है, इसका वर्णन कर देना है। इसका वर्णन जो करोगे तो सबसे पहले लिख देना है कि माना MM एक उत्तल दर्पण है। यहाँ पे इस दर्पण का नाम होगा, ठीक है, उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव क्या है, P तथा फोकस F और वक्रता केंद्र C है। क्या है इसका वक्रता केंद्र C है। देखो जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है हमने वही चीज लिखे हैं, चीज यहाँ पे लिखा हुआ है हमने वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो कि क्या हमने MM एक उत्तल दर्पण माने हैं। यहाँ पे जो फोकस है इसका नाम फोकस है, इसका नाम क्या है, केंद्र है। इसका नाम क्या है, केंद्र है, वक्रता केंद्र। इसको लिख दिया। इस रेखा का नाम मैं रखता हूँ AB। क्या नाम रखता हूँ, AB, इसका नाम P, ठीक है। AB एक आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर गया है, जो परावर्तन के बाद AB एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है और परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, हो रही है। फोकस पर किससे गुजरती हुई प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, गुजरता नहीं है, ठीक है। ये प्रतीत हो रहा है, एक चीज लिख दिया। जैसा कि चित्र में दिखता है। पहला शुरुआत, इस क्वेश्चन का शुरुआत कहां से करेंगे, देखो क्वेश्चन बनता कैसे है। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका कुछ हिंट दे के रखा है। इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या हिंट है, सबसे पहले हम उसको ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे ये जो आपतित किरण यहाँ पे गया वो और ये परावर्तित होकर उधर चला गया, तो आपतन कोण ए वाला है, ये जो है तुम्हारा अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपने परावर्तन वाले नियम में पढ़े हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ प्रमाण, प्रमाण में मैं क्या लिखता हूँ कि कोण एक बराबर कोण दो, कोण जो एक है बाबू कोण दो के बराबर है। कोण एक किसके बराबर है, कोण दो के बराबर है, ठीक है। किसके कारण है, परावर्तन नियम से। कौन सा कारण से है, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, इसे मैं समीकरण एक मान लेता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे कोण एक जो है कोण दो के बराबर है, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण दोनों क्या है, बराबर है। तो ये कौन सा नियम से हो जाएगा, परावर्तन नियम से दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया।
ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है। जैसे तुम यहाँ पे देखोगे कोण 2 बराबर कोण 3 क्या है, बराबर है। इस कोण को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण कहते हैं, तो कोण 2 बराबर कोण 3। शीर्षाभिमुख कोण, समीकरण 2। कोई दिक्कत, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। जब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम करेंगे बाबू, तो तुम यहाँ पे देखो क्या ये 2 और ये 2 दोनों बराबर नहीं है, बराबर है कि नहीं है। जब 2 कोण बराबर रहते तो ये वाला आपस वाला 2 कोण क्या रहेगा, बराबर रहेगा। दोनों कोण क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि तो कोण 1 बराबर कोण 3 क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3 लिख दिया। इसको मैं समीकरण 3 मान सकता हूँ। इसको मैं समीकरण कितना मान लूं, 3 मान लेता हूँ। कोण 1 बराबर कोण 4 हो सकता है, कोण 1 बराबर कोण 4। यहाँ पे देखो ए एक समांतर किरण है, ये भी एक समांतर किरण है। यहाँ पे कोई भी रेखा जाएगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या रहेगा बाबू, आपस में बराबर रहेगा। दोनों क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा। इसे हम क्या कह सकते हैं, संगत कोण कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4। ये कौन सा कोण है, संगत कोण है। कौन सा कोण है बाबू, संगत कोण है। कोई दिक्कत परेशानी, अब यहाँ पे देखो कि समीकरण 1, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से तुम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कि यहाँ पे जैसे तुम देखोगे कि कोण 1 बराबर कोण 3 और यहाँ पे देखोगे कोण 1 बराबर कोण 4, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो बाबू 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है। तो राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर नहीं होगा क्या, बराबर होगा ना जी। यहाँ पे देखोगे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कि कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। अब यहाँ पे देखो कि कोण 3 यहाँ पे है, कोण 4 यहाँ पे है ना जी। तो तुम बताओ कि जब भी किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर रहते हैं तो उसके 2 भुजा क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। उसके 2 भुजा क्या रहते हैं, आपस में बराबर रहते हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ त्रिभुज, देखो यहाँ पे अगर मैं ये वाला कोण को ऐसा करके निकाल लूँ, यहाँ पे रहेगा बी, यहाँ पे रहेगा सी, यहाँ पे रहेगा एफ, यहाँ पे रहेगा कोण 3 कोण 4, कोण 3 से कोण 4, यहाँ पे रहेगा एफ, ठीक है। तो जब ये तुम्हारा 2 कोण बराबर रहेगा, 2 कोण क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तो इसके आमने सामने जो भुजा बनेगा बाबू भाई, ये दोनों क्या रहेगा, बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अब त्रिभुज BCF में, किसमें, BCF में कोण 3 बराबर कोण 4, इसीलिए तुम्हारा हो जाएगा कि BF बराबर CF, BF बराबर CF। बाबू क्या हो जाएगा ये, BF बराबर, ये जो B वाला है वो, जैसे यहाँ पे देखो ये B जो है ना, ऐसा मान लेते दर्पण है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये F है, यहाँ पे मान लो B है। ये B वाला जब भी तुम्हारा यहाँ पे नीचे आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, ये लास्ट में आकर कहाँ पे मिला, ये वाला रेखा में मिल जाएगा, ये वाला रेखा में मिल जाएगा। असल में B जो है ऊपर नहीं है, B कहाँ पे है, P पे, B कहाँ पे है, P पे है। क्योंकि दर्पण तुम्हारा छोटा है इसलिए हमने ऊपर करके बनाया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि B ऊपर है, इसका मतलब B कहाँ पे है, P पे है। B कहाँ पे है, P पे है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाबू भाई, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि दर्पण के द्वारा छोटा है, इसलिए BF बराबर PF, BF बराबर क्या हो गया, PF हो गया। कोई दिक्कत, जब इसमें BF बराबर PF आ गया बाबू, इसे मैं समीकरण 5 मान लूं,
इसे मैं समीकरण 6 मान लेता हूँ। अब आते हैं तुम्हारा मेन खेल में कि समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से। देखो यहाँ पे समीकरण 5 और समीकरण 6 से जैसे ही करेंगे तो तुम यहाँ पे देखो कि यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड देखो, इधर भी बी एफ है, इधर भी बी एफ है, इधर भी बी एफ, इधर भी बी एफ, तो इसका राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगा, होगा ना। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ हो गया ना बाबू। और पी एफ, ये दोनों रेखा क्या आपस में बराबर है, ये दोनों रेखा क्या आपस में बराबर है बाबू। अगर मैं किसी तरीके से इस पीसी को पूरा जोड़ू, इस पीसी को यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये क्या है पीसी है, तो पीसी जो है इन दोनों का जोड़ है, पीसी जो है वो इन दोनों का जोड़ नहीं है, बिल्कुल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कि पीसी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। अब तुम यहाँ पे बताओ कि मैंने यहाँ पे लिखा कि सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, अब बी एफ बराबर पी एफ, तो यहाँ पे मैं सी एफ की जगह में पी एफ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? सी एफ बराबर पी एफ है ना जी, तो यहाँ पे मैं सी एफ की जगह में पी एफ लिख सकता हूँ, तो पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ प्लस पी एफ। अब तुम एक बात बताओ, किसी को देखूंगा, देखो कोई किसी भी चीज का अगर दूरी निकालना है ना, दूरी निकालने के लिए हमें सबसे पहले ध्रुव से नापना पड़ता है। ये हमारा ध्रुव है, यहाँ से पी से लेकर यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी है। अगर मैं ध्रुव से लेकर केंद्र तक जाऊँ, अगर मैं ध्रुव से लेकर केंद्र तक जाऊँ तो इसको कहता है आर से, इसको क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को बड़ी आर से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, बड़ी आर से दर्शाते हैं। अगर मैं पी सी के जगह पे आर लिख दूं और यहाँ पे पी एफ की जगह पे एफ और पी एफ की जगह पे एफ, तो आर बराबर बाबू भाई 2f, आर बराबर 2f, या फिर हो जाएगा बाबू एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? ये तुम्हारा प्रूव हो गया, कुछ नहीं करना है, वैसे ही बनते हुए आएगा, लास्ट में आएगा जैसे बी एफ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ मिल जाएगा बाबू समीकरण 4, 5 और समीकरण 6 से। तो सी एफ बराबर पी एफ भी बराबर हो जाएगा। जैसे तुम्हारा पी सी बराबर हो जाएगा, तो पी सी बराबर केंद्र से ध्रुव से लेकर केंद्र तक जैसे ही जाएगा उसको त्रिज्या बोला जाता है। और त्रिज्या के मान हम लोग आर रखते हैं, क्या रखते हैं बाबू, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, तो आर रख देंगे। और जैसे तुम्हारा पी एफ है तो ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस को एफ से दर्शाते हैं। दोनों डबल में जब तुम्हारा फोकस हो जाएगा तो आर बराबर 2f हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दर्पण सूत्र को लेकर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।